नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है फैसला। साधना जैसे ही फ़ोन बंद करके मुड़ी तो एकदम से सामने पति मोहन को देखकर डरी और फिर चिल्लाकर बोली, हे भगवान, पता भी है तुम्हें कि मैं डर जाती हूँ। आते हो तो कोई खटका ही कर दिया करो ताकि मेरे दिमाग को पता हो कि तुम आसपास हो। और वैसे एक बात बताओ, तुम तो सैर करने गए थे ना, फिर वापस क्यों आ गए? पत्नी की एक साथ बकबक सुनकर मोहन को भी ताव आ गया। वह बोला, शौक नहीं मुझे तुम्हारा लेक्चर सुनने का। फ़ोन भूल गया था, वही लेने आया हूँ और निकल ही रहा था कि तुम्हारी बातों ने मेरे कदमों को रोक लिया। पर देखो साधना, तुम जो अपनी बेटी को पट्टी पढ़ा रही हो ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले तुम बड़ी बेटी आरती के पीछे पड़ी रहती थी, कहती थी अपने पति से काम करवाया कर, बच्चों की जिम्मेदारी उस पर डाल, उसे ज़रूरत नहीं अपनी सारी सैलरी देने की, वगैरह वगैरह। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से टूटते टूटते बचा है उसका घर। दामाद जी तो छोड़ ही गए थे उसे। यहाँ की बेटी भी रखो और उसकी सैलरी भी रखो। ये तो शुक्र है मेरी बहन का जिसने बीच बचाव करके सारा मामला ठीक किया, वरना तुमने तो बेटी का दिमाग खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भगवान का लाख शुक्र कि अब तो विदेश में अपने परिवार के साथ सेटल हो गई और अब तुम छोटी के पीछे पड़ गई। सास को देवरानी के पास भेज, उसकी भी जिम्मेदारी है। मोहन न चाहते हुए भी ऊंचे लहजे में बोलते गया। हाँ तो क्या गलत कह रही हूँ? हमारी बेटी अपनी ही सारी जिम्मेदारी क्यों ले, वो ही क्यों संभाले? है ना उसकी देवरानी, जा रहे उसके पास भी। साधना तन कर बोली, कैसी बातें करती हो साधना, थोड़ी शर्म करो। सब जानते हुए भी कि तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? जानती हो ना, माधवी जी का छोटे बेटे रोहित के घर मन नहीं लगता। सारा दिन पति पत्नी घर से बाहर रहते हैं। यह मत भूलो, माधवपुर से बेंगलोर लाने का फैसला तुम्हारे दामाद सोम का ही था। पति के गुजरते ही माधवी जी का घर बेच दिया बेटों ने। अब माँ कहाँ जाएगी? इन्हीं के साथ रहेगी। मोहन अब थोड़े ताव में आ गया। हाँ तो जब हिस्सा बराबर कर लिया है तो माँ की जिम्मेदारी भी उठाए ना। साधना अपति से पूरे बहस करने के मूड में आ गई। पता नहीं अबनी क्यों तुम्हें यह सब कुछ बताती है। देखो, यह उनका पारिवारिक मामला है। तुम बेटी के दिमाग में गलत बातें मत भरो। माँ है वो, उसकी इज्जत करनी सिखाओ। अगर ऐसा नहीं कर सकती हो तो भगवान के लिए चुप रहो। घर तोड़ने में सास का रिश्ता तो यूं ही बदनाम है। तुम जैसी माएँ भी कम जिम्मेदार नहीं होती। दूर रहो इन सब से। मोहन ने दोनों हाथ जोड़कर गुस्से में पत्नी की ओर देखकर कहा। पति की ओर जब साधना ने गुस्से से देखा तो वह मन में भी किसे सिखा रहा हूँ सिर को हिलाते हुए अपना फ़ोन लेकर बाहर निकल गया। अबनी मोहन और साधना की दूसरी संतान थी, जिसकी 10 साल पहले बेंगलोर में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोम के साथ शादी हुई थी। सोम के माता पिता उत्तर प्रदेश के माधवपुर में रहते थे। सोम अपनी पत्नी, 7 साल की बेटी और 5 साल के बेटे के साथ बेंगलोर में एक किराए के मकान में रहता था। कभी कभार माता पिता से मिलने माधवपुर चले जाता था। सब सही चल रहा था। अवनी पढ़ी लिखी थी लेकिन घर पर ही थी। घर की देख रेख और बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए अवनी ने नौकरी न करने का फैसला लिया। एक कमाई से थोड़ा हाथ खींचकर चलाना पड़ता था, लेकिन फिर भी सब ठीक चल रहा था। सोम के छोटे भाई रोहित का विवाह 4 साल पहले हुआ था। दोनों पति पत्नी अलग अलग अस्पताल में बतौर नर्स काम करते थे। मैं रहना उनकी आर्थिक स्थिति के अनुकूल नहीं था, इसलिए बेंगलोर से बाहर अपने लिए नौकरी तलाश रहे थे। एक कमरे के छोटे से फ्लैट में अपनी बसर कर रहे थे। दोनों भाइयों की जिंदगी की गाड़ी खिंच रही थी कि अचानक से 2 साल पहले पिता की दिल के दौरे से मृत्यु ने उनकी ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू कर दिया। परिवार का बड़ा बेटा था। शुरू में अपनी माँ माधवी को हर महीने देखने जाता रहा, लेकिन वापस आने के बाद वो कई दिनों तक माँ की चिंता में ही खोया रहता। भले ही उसके चाचा का परिवार भी उसी शहर में था, लेकिन घर में तो उसकी माँ अकेले ही थी। गुजर बसर के लिए पापा की पेंशन थी और छोटा सा अपना खुद का घर था। माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए छोटी छोटी बातों से बहुत जल्दी घबरा जाती थी। हर बात के लिए
सोम को फ़ोन करती। छोटा बेटा रोहित और उसकी पत्नी ज़्यादातर अपनी नौकरी की वजह से माँ की जिम्मेदारी की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। पापा के अचानक चले जाने से माँ काफ़ी टूट सी गई थीं, अस्वस्थ रहने लगी थीं, लेकिन जैसे भी हो वो दोनों बेटों को ज़रा तकलीफ तक नहीं दे रही थीं, खुद को संभाल रही थीं। सोम जब भी माँ से मिलने जाता तो उसे माँ को अकेला छोड़कर आने को मन नहीं होता। उसने चाचा से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर अपने साथ रख सको तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इस घर को बेचकर कुछ तो बेंगलोर में घर खरीदने में मदद हो जाएगी। सोम ने इस विषय पर अबनी से बात की तो घर में बहुत सारे पैसे आएंगे। इस लालच में बिना किसी और बात पर विचार किए झट से मान गई। रोहित भी सोम से सहमत हो गया। बैठे बिठाए पैसे मिले किसे बुरे लगते हैं। माधवी ने देखा कि बेटे उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं तो उसने घर बेचने की सहमति दे दी। जल्दी ही लेनदार भी मिल गया और घर भी बिक गया। माँ ने कुछ सामान बेच दिया और कुछ 2-3 बक्सों में भरकर देवर के स्टोरेज में रखवा दिया और माँ बेंगलोर बड़े बेटे के पास आ गईं। शुरू में अपनी सासू माँ के साथ ठीक रही, लेकिन जल्दी ही वो हर बात से खींचने लगी। माँ के आने से खर्चा काम बढ़ने लगा। बेटी के कमरे में ही दादी का पलंग लग गया और साथ में एक छोटा सा टीवी भी। दादी पोती खूब मज़े से अपना वक्त बिताने लगी। माधवी रिया को खूब कहानियाँ सुनाती और जब दिल करता टीवी पर अपने पसंदीदा प्रोग्राम देखती। उसे वहाँ बहुत अच्छा लगने लगा। सोम के घर के पीछे ही मंदिर था। शाम को वहाँ के कीर्तन में जाने लगी। जल्दी ही बहुत सारी सहेलियाँ भी बन गईं। सासू माँ आकर एकदम से निश्चिंता के घोड़े पर सवार हो गई। यह बात अबनी को जलन के कुएं की ओर धकेलने लगी। वो माधवी को बात बात पर टोकने लगी। कभी टीवी नहीं चलाओ, बेटी से पढ़ना है, कभी काम न करने की शिकायत, तो कभी रसोई में राशन की बर्बादी की शिकायत। कभी कभार घूमने जाने पर माँ का साथ चलना उसे नहीं मंजूर, तो कभी पति का माँ का ख्याल रखना उसे कांटे की तरह चुभना। अबनी अपनी तंग दिल की सोच में उलझी। ऐसे में माँ साधना ने भी आग में घी लगाने का काम किया कि तू अकेली क्यों जिम्मेदारी उठाए, रोहित की पत्नी ममता क्यों आज़ाद रहे। बात तो माँ की ठीक कह रही थी। जब हिस्से में बराबरी चाहिए तो माँ भी बारी बारी से रहें। अब पति पत्नी में हर रोज़ तनाकसी होने लगी। सोम माँ को पास रखना चाहता था। छोटे भाई के पास मुनासिब जगह नहीं थी। माँ कहाँ रहेगी, एक ही तो कमरा है उनके पास। लेकिन अबनी अड़ गई। इन्हें रोहित के पास भेजो। वह अपनी माँ के साथ घंटों फ़ोन पर बातें करती, सिवाय माधवी की बुराई के और कोई दूसरी बात नहीं थी। दोनों के पास माधवी इस बात को बड़े अच्छे से महसूस करने लगी कि इन दोनों की गृहस्थी उसकी वजह से खराब होने लगी है। बेटा तनाव में रहने लगा। घर की शांति खुशी खत्म होती नजर आ रही है। आखिर उसने छोटे बेटे के पास जाने का मन बना लिया। माधवी रोहित और ममता के पास अबनी की खुशी के लिए आ गई थी और वह बाहर ड्राइंग रूम में ही पलंग पर सोती। पति पत्नी में से जो भी रात की शिफ्ट करके आता वो अंदर अपने बेडरूम में सोया रहता। माँ बाहर न किसी से बात से फ़ोन पर बात कर सकती थी, न टीवी देख सकती थी, न वहाँ कोई मंदिर और न कोई सहेली, न उस घर में बच्चे। माधवी 3 महीने में बहुत ऊब गई। छोटी बहू अपने में ही मस्त रहती। छुट्टी वाले दिन खरीदारी करने अकेले निकल जाती और देर रात तक लौटती। सोम जब भी माँ से बात करता तो उसे सब ठीक है कहकर आश्वस्त कर देती। लेकिन एक दिन माधवी रो पड़ी और कहने लगी, बेटा मुझे ले जाए यहाँ से, जैसा अबनी चाहेगी मैं वैसा ही रह लूँगी, लेकिन बस अब और नहीं। अपनी माँ की ऐसी आवाज़ सुनकर सोम उसी समय जाकर माँ को ले आया और माँ खुश थी। बच्चे, मंदिर, सहेलियाँ, कीर्तन, टीवी सब फिर से मिल गया। लेकिन अबनी वैसी की वैसी रही। हर रोज़ की चिकचिक उसका स्वभाव बन गया। जिंदगी फिर से उसी ढर्रे पर चल ही रही थी कि अचानक से फिर से एक मोड़ आया। माधवपुर से चाचा की अचानक मृत्यु की खबर आई। सोम और माँ उसी रात की गाड़ी से माधवपुर के लिए रवाना हो गए ताकि अगले दिन संस्कार में शामिल हो सकें। माधवपुर में 1 हफ्ते गमहीन माहौल में रहने के बाद सोम ने माँ को वापस चलने के लिए कहा तो माँ ने कहा कि वो
मोहिनी चाची के साथ कुछ दिन और रहेंगी। दोनों देवरानी जेठानी में अच्छी बनती थी, एक दूसरे से खुलकर अपने मन की बात कर लेती थी। माँ को लगा कि मोहिनी को अभी उसकी ज़रूरत है, इसलिए अभी वो यहीं रहेगी। 2 हफ्ते के बाद आकर उसे ले जाना। अंत्येष्टि से संबंधित सभी विधि विधान के समापन और मेहमानों के चले जाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी अकेले में बैठकर अपने सुख दुख साझा करने लगीं। अपनी बातें ख़त्म करने के बाद मोहिनी माधवी से उसका हाल पूछने लगी। और भाभी, बेंगलोर में सब कैसा है? मन लग गया आपका? अबनी आपका ख्याल तो रखती है ना? एक साथ मोहिनी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। एक लंबी सांस लेकर माधवी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। दिल तो छोटी अपने घर में ही लगता है, दूसरों के घर तो लगाना पड़ता है, खुद को समझाना पड़ता है, और हर घड़ी हर पल की अब यही तेरा घर है। मोहिनी माधवी के हाथ पर हाथ रखकर हैरानी से बोली, ऐसा क्या हो गया भाभी? ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ भाभी? भगवान के लिए मुझसे कुछ मत छुपाना। माधवी, जानती हो छोटी, हम हमेशा भगवान से यह दुआ मांगते हैं कि बस कुछ और दे न दे, मोहताजी न देना। अधीनता की चुपड़ी हुई रोटी से अच्छी अपनी रूखी सूखी है, कम से कम उसमें सुकून है, शांति है। हर रोज़ आसपास किस्से कहानियों में सुनते हैं कि इंसान को अपने जीते जी अपना प्रभुत्व जितना तब तक दूसरों के हाथ में नहीं देना चाहिए, जब तक अपनी हिम्मत और विश्वास जवाब न दे जाए। जानती हो मोहिनी, हम औरतें भावनाओं में बहकर फैसले लेने में बहुत जल्दबाजी कर जाती हैं, खासकर जब बात ममता बच्चों की है। पति जीते जी तो ख्याल रखते ही हैं, मरने के बाद भी सारा इंतजाम करके जाते हैं। सोम के पापा मेरी रोटी कपड़ा छत इसका इंतजाम करके गए और मुझे दुख एक पल में सब गवा बैठी। सोचा बेटे खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो मैं किस बात की रोक लगाऊं। मोहिनी, लेकिन भाभी, माँ बेटे के पास नहीं जाएगी तो कहाँ जाएंगी? पति के जाने के बाद वही तो उनके सहारा है। माधवी, हाँ सहारा तो हैं, लेकिन माँ भी तो इंसान है, उसका भी आत्मसम्मान है, उसका भी एक वजूद है, उसे भी दर्द होता है जब बेवजह की बातें सुननी पड़ती हैं। मोहिनी, क्या भाभी? सोम भी? माधवी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं, सोम तो बहुत ख्याल रखता है मेरा। न जाने क्यों बहू अपनी गृहस्थी में मुझे अपना नहीं पाई। मेरी हर बात पर उसे आपत्ति है, कभी टीवी देखना, कभी रसोई में जाकर कुछ बनाना, कभी देर शाम तक महिलाओं के साथ बैठकर बातें करना। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। वहाँ चुप रहकर देख लिया, जवाब देकर भी देख लिया, वो कहीं न कहीं से हर रोज़ मेरे काम में दोष ढूंढ ही लेती है। पति पत्नी का बात बात पर झगड़ा, बच्चों का डरा डरा सा रहना, कैसे देखूं यह सब। अपनी माँ से हर रोज़ घंटों बात करती है, जिसमें अधिकतर मैं ही विलेन होती हूँ। पहले तो धीमे सुर में बात करती थी, लेकिन अब तो उसे मेरे सम्मान की भी तनिक परवाह नहीं। मेरा अब दम घुटता है वहाँ। छोटी बहू तो पहले से हमसे घुली मिली नहीं, उसके घर भी जीवन सुना और यह परेशान एक घुटन में निकले मेरे ये 2 साल। सच बताऊं मोहिनी, मेरा वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं। सोच रही हूँ यही एक कमरा किराए पर ले लूँ। मेरा काफ़ी सामान तो तुम्हारे स्टोरेज में पड़ा है। इस शहर की हर चीज़ मेरी जानी पहचानी है, यहाँ तक कि जिस बैंक में पेंशन आती है मुझे तो वहाँ का भी सब पता है। मुझे एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और फिर तुम सब लोग तो भी तो हो यहाँ मोहिनी। लेकिन भाभी, सोम क्या सोचेगा? माधवी, वो मैं नहीं जानती, उसे समझना होगा। क्या तुम्हारी नज़र में है कोई ऐसी जगह? मोहिनी, हाँ, 4 घर छोड़कर वर्मा जी का घर है, सुना है वो 1 साल के लिए बाहर गए हैं। घर पर उनकी पत्नी अकेली हैं और वो किसी महिला किराएदार को ही तलाश में हैं। माधवी, अच्छा तो फिर ले चल मुझे वहाँ। मोहिनी भाभी का प्यार से हाथ पकड़ते हुए बोली, भाभी यही रह जाओ, अब तो मैं भी अकेली हो गई हूँ। माधवी उसके चेहरे को प्यार से सहलाते हुए बोली, तेरा दिल बहुत बड़ा है और उसमें मेरे लिए प्यार भी बहुत है, और मैं उस प्यार को खोना नहीं चाहती। यह भी बहू बेटों वाला घर है, मुझे फिर से कोई कहानी नहीं चाहिए। तू मुझे बस वहाँ ले जा। मोहिनी, ठीक है दीदी, कल चलेंगे। बहुत बड़ा फैसला है, रात भर अच्छे से सोच लो। अगले दिन दोनों जाकर किराए के कमरे का फैसला कर आईं।
मकान मालिक बिमला जी माधवी की ही हम उम्र थी, उसे एक साथ मिल गया। उसने माधवी को हर सुविधा देने का आश्वस्त दिया। उसी दिन माधवी ने वहां अपना एक छोटा सा घर बना लिया। 2 हफ्ते के बाद सोम माँ को लेने आया। वो चाची के यहाँ चाय पीते पीते माँ को ही ढूंढता रहा। थोड़ी देर बाद चाची ने कहा, चल तुझे तेरी माँ के पास ले चलती हूँ। वो सुनकर हैरान हुआ कि माँ कहाँ चली गई। सोम ने जैसे ही माँ का नया ठिकाना तो उसके पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। माँ ने बिना बात किए इतना बड़ा फैसला ले लिया। वो हैरान सा था, साथ में थोड़ा शर्मिंदा भी। उसकी आंखों के कोर गीले हो गए। बेटे को असमंजस की हालत में देखकर माधवी उसे गले लगाते हुए कहने लगी, मुझे यहाँ रहकर देखने दे, शायद इस फैसले में ही कोई अच्छाई छुपी हो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तेरा घर, बच्चों का बचपन और तुम पति पत्नी का रिश्ता खराब हो। तेरे बच्चे माता पिता के झगड़े देखकर नहीं, प्यार देखकर बड़े हों। उन्हें अच्छे संस्कार और एक सुंदर स्वस्थ जीवन मिले। बस यही चाहती हूँ मैं। तू मेरी चिंता नहीं कर, बेफिक्र होकर जा। कुछ परेशानी होगी तो तुझे बुला लूँगी। सोम अपनी सारी कोशिशों में नाकाम होने के बाद अकेला वापस बेंगलोर आ गया। घर में सोम को अकेला देखकर अवनी बिना एक पल रुके झट से बोली, माँ कहाँ है? सोम ने उसकी तरफ देखा और बिना बात किए फ्रेश होने चला गया। अवनी ने उसे 10 मिनट में घंटों जैसी बेचैनी महसूस की। पति के बाहर आते ही फिर से वही सवाल, माँ अब नहीं आएगी हमारे घर, उसने वहीं किराए का घर ले लिया है। सोम के यह शब्द सुनकर अवनी को लगा जैसे किसी ने कान में गर्म शीशा डाल दिया हो। पैर उसके जमीन पर ढह गए। लगा उसे जैसे किसी ने उसके अहंकार तेवर को खींचकर तमाचा मारा हो। उसे चक्कर सा आने लगा। साथ पास पड़ी मेज पर सहारा लेकर कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन फिर थोड़ा संभल कर बोली, लेकिन क्यों? सोम ने उसकी ओर देखकर कहा, यह तुम पूछ रही हो जिसने यह सारी स्थिति पैदा की है? अवनी का चेहरा देखकर एकदम से फीका पड़ गया। खबर के हिसाब से उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन वो खुद हैरान थी अपनी हालत पर। इस खबर ने उसके मन को और एक जोर का झटका दिया था। जिंदगी फिर से वैसी की वैसी हो, माँ के आ जाने से पहले थी। हम दो, हमारे दो और कोई नहीं। खाना पीना घूमना सब हो रहा था। सोम घर आता, बच्चों के साथ समय बिताता। वो अब नहीं कहती वैसा करता, लेकिन उसे एक भी ऊंची आवाज में बात करने का कारण नहीं देता। सोम एकदम से बदल गया, शांत, चुपचाप और उदास सा रहने लगा। अपनी पति की उदासी को साफ महसूस कर रही थी। उसके घर से जाने के बाद वो बहुत देर अकेली बैठी विचारती रही, माँ के साथ ऐसा मैंने क्यों किया? माँ ने तो हमेशा उससे प्यार से ही बात की, कभी उसके घर पर अधिकार जमाने की कोशिश नहीं की। कभी वो पति पत्नी के बीच नहीं आई। वो आकर घंटों माँ के पलंग पर बैठी रहती। अब घर में हर रोज आरती नहीं होती थी। अब रिया को कोई कहानी नहीं सुनाता था। नीचे पार्क में बैठी आंटियों में अब माँ नजर नहीं आती थी। वो अकेले में हर चीज में माँ को ढूंढती। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो माँ की इतनी आदी हो चुकी है। उसे धीरे धीरे घर माँ के बिना सूना भी लगने लगा। अपने अंदर मचे इस बवाल को वो खुद अपना नहीं पा रही थी। इसलिए पति से क्या बात करती, अब माँ से भी कम ही बात करती थी। और सास की बुराई करने की सब दीवारें ढह चुकी थीं। मन के सुविचारों ने मिलकर उसके दिल को एक प्रेम और सम्मान की राह दिखाई। घर में बड़े बूढ़ों की अहमियत का अर्थ समझाया, आंखों को नम करना सिखाया, वाणी को मिठास का एहसास करवाया। 6 महीने हो चुके थे माँ को अकेले रहते हुए। तभी एक दिन सोम को माधवपुर से अपने एक दोस्त की शादी का निमंत्रण आया। उसने अवनी को बताया कि 4 दिनों के लिए जा रहा हूँ, कुछ समय माँ के साथ बिताऊंगा। तभी अवनी ने पूछा, क्या निमंत्रण आपके अकेले का है? हम सबको नहीं बुलाया आपके दोस्त ने? अरे नहीं, उसने तो सब परिवार बुलाया है, यहाँ तक कि माँ को भी बुलाया है। मुझे लगा कि शायद तुम, अच्छा तो ठीक है, फिर सब चलते हैं और अपनी ही गाड़ी लेकर चलते हैं और माँ को भी सरप्राइज देते हैं। सोम की आवाज़ में अचानक से खुशी का जोश आ गया। रात ढलने से पहले सब माँ के आवास पहुँच गए। सबको सामने खड़े देख माधवी अपनी खुशी संभाल नहीं पा रही थी। बच्चे दादी से मिलकर बहुत खुश हुए। सोम ने रास्ते से ही खाना पैक करवा लिया था। सबने मिलकर खाना खाया।
अपनी माँ के कमरे को बड़े गौर से देख रही थी, जिसमें घर जैसी कोई बात नहीं थी। एक अजीब सी खामोशी थी वहाँ। कमरे में गिनती की 4 चीज़ें थीं, सहूलियत आराम की कोई वस्तु नहीं थी। उसको वो कमरा अपनी बेवकूफ़ियों की सज़ा के रूप में नजर आया। माँ ने शादी में जाने से इनकार कर दिया। उस रात वो सच चाचा के यहाँ रुके। अगले दिन ब्याह समारोह में चले गए। अवनी पूरा समय माँ के बारे में सोचती रही। घर वापस आने से पहले सब माँ से मिलने फिर आए। माँ शुभ के लिए मोटर कार और रिया के लिए सांप सीढ़ी का गेम लेकर आई। उसने रिया को दी तो रिया बोली, मैं खेलूंगी किसके साथ। इससे पहले कोई और कुछ कहता, अवनी झट से बोली, दादी के साथ। और किसके साथ? सब हैरानी से अवनी की ओर देखने लगे। अवनी आकर माँ के पास बैठ गई। वो थोड़ी भावुक थी, गला उसका रूंधा हुआ था। माँ के हाथ को पकड़कर कहने लगी, मैं यहाँ शादी अटेंड करने नहीं, आपको लेने आई हूँ। मुझे बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आ पाई। खुद से ही जूझती रही। सोचती थी आपके चले जाने से हमारी ज़िंदगी बहुत खुशगवार होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच तो यह है कि मैं और सोम ज़्यादा उदास रहने लगे। अब अवनी की आंखों से आंसू भी झरने लगे। हर रोज़ मैंने अपने मन को समझाया और हर रोज़ मेरे मन ने मुझे धिक्कारा। मुझे अपनी गलती साफ दिखाई देने लगी। मेरे अंतरिम से बस यही आवाज़ आई कि माँ बस वापस आ जाए। मैं आपको साथ लिए बिना वापस नहीं जाऊंगी। माँ और सोम बहुत हैरानी से अवनी की ओर देख रहे थे। इससे पहले वो कुछ कह पाते आंगन में बैठी बिमला जी, जो ना चाहते हुए भी इस वार्तालाप का हिस्सा बन चुकी थी, वहां आ गईं और माधवी के पास बैठकर कहने लगीं, आपकी बहू सही कह रही है, आपको वापस चले जाना चाहिए। बेटे तो अपने ही हैं, लेकिन जब बहू दिल से ससुराल के रिश्ते अपनाती है तो यह पूरे घर के लिए बहुत शुभ संकेत है। आज आपकी बहू के दिल पर जो मंदिर के द्वार खुले हैं, उसके साथ साथ आप भी इसमें प्रवेश कर जाइए। खुशी ईश्वर के रूप में आई है आपके घर। मुस्कुराकर उसका स्वागत कीजिए। बाकी घर की चिंता मत कीजिए, मैं आपकी देवरानी के यहाँ सामान पहुँचा दूँगी। वैसे 1 महीने तक यह घर आपका है और मुझे पूरा भरोसा है कि अगले महीने आपको किराया देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो बेटा, माँ का सामान बंधवाने में मदद करो। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। माधवी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। बहू की ममता और प्यार ने आंखें सजल कर दी थीं। दोनों पति पत्नी जल्दी से बैकिंग करने लगे। बीच बीच में सोम पत्नी की तरफ प्यार से देखने लगा। आज उसको अवनी में अपनी एक संपूर्ण अर्धांगिनी नजर आ रही थी, जो बिगाड़ना ही नहीं संवारना भी जानती थी, जो टूटे मायूस दिलों को घर को जोड़ना जानती थी, जो फिर से उसे आत्मग्लानि की पीड़ा से बचाना चाहती थी। आज उसे अवनी का पति होने का गर्व हो रहा था। जिस अर्धांगिनी की सदा से उसके मन में तस्वीर थी, आज उसमें उसे पूर्ण रूप से मिल गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।